हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 6 का इकाई 4 सांख्यिकी अभ्यास 4A लगाएंगे। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर इस 4th चैप्टर सांख्यिकी में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो इनका हम आधार यानी बेसिक थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसके बाद हम इसके सवाल लगाएंगे। तो सबसे पहला आता है सांख्यिकी। सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स। सांख्यिकी आंकड़े होते क्या हैं। बच्चों, आप लोगों ने टीवी में प्रोग्राम में क्रिकेट ज़रूर देखा होगा। क्रिकेट में हमें बहुत सारे आंकड़े मिलते हैं। कैसे आंकड़े मिलते हैं कि मैच जो होता है उसमें किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, किस खिलाड़ी ने कितनी बॉलें फेंकी या ओवर फेंके, ठीक है, और किस खिलाड़ी ने कितने समय में कितने रन बनाए, या इस तरीके की और भी बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती हैं जो कि वहाँ पर एक बोर्ड पर क्या कर दी जाती हैं, अंकित कर दी जाती हैं। तो ये हमें क्या मिल जाता है, क्रिकेट मैच से संबंधित आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं। आप लोगों ने उपस्थिति रजिस्टर विद्यालय में देखा होगा। आपके अध्यापक क्या करते हैं, रजिस्टर में आप सभी लोगों के नाम लिखे होते हैं और उन पर आपकी उपस्थिति रोजाना लगाई जाती है। अगर आपकी उपस्थिति का आंकड़ा हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम उस रजिस्टर में पूरे महीने आने वाले जो बच्चों की संख्या है, कितने दिन उपस्थित रहे, कितने दिन अनुपस्थित रहे, वो सभी आंकड़े आपको कहाँ से मिल जाएंगे, उपस्थिति रजिस्टर से प्राप्त हो जाएंगे। तीसरा, आप लोगों ने अपना परीक्षाफल का रजिस्टर देखा होगा, जो आपके सर या मैम क्या करते हैं, जिस पर आपके नंबर, आपके जो प्राप्तांक होते हैं, आप मार्क्स जो पाते हैं, क्या करते हैं, उनको नोट डाउन करते हैं कि ये हिंदी के नंबर हैं, ये फला विद्यार्थी है, इसके हिंदी विषय के नंबर है, ये इसके अंग्रेजी के नंबर हैं या अन्य विषयों के नंबर हैं। उससे हमें क्या मिलते हैं, आपके प्राप्तांकों के आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, ये सभी आंकड़े कैसे हैं, ये संख्यात्मक होते हैं, इसीलिए इन्हें सांख्यिकी आंकड़े कहते हैं। संख्यात्मक। आगे देखिए, संख्याओं की सारणी के रूप में भी हमें मिलता है। जैसे हम कभी कोई सामान लेने जाते हैं, मान लीजिए हम किसी दुकान में गए और हमने वहाँ पर क्या क्या लिया, बिस्किट है, दाल है, चावल है, चीनी है, या कुछ भी कोई भी वस्तु हमने सामान खरीदी और उनके मूल्य कि यह कितने का है, ये 10 का है, या ये 50 का है, या 20 का है, इस तरीके का चार्ट हमें जो दुकानें होती हैं उनमें कभी कभी बोर्ड पर लगा हुआ मिल जाता है। आगे देखिए, रेल, ट्रेन, आप जब जाते हैं तो आपका एक बोर्ड होता है, उसमें क्या होता है, ट्रेन के आने का समय, ट्रेन के जाने का समय आपको पूरी तरीके से दिखाई देता है। तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा एक सारणी रूप में हमारा एक जो है आंकड़ा यानी डाटा हमें मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। आगे बच्चों, हम सांख्यिकी आंकड़ों की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पहली विशेषता क्या है, आंकड़े परिवर्तनशील होते हैं। कैसे परिवर्तनशील होते हैं, जैसे मानिए हमने हमारे यहाँ एक खेत में गेहूं की जो पैदावार है वो कैसी है, इस वर्ष अच्छी हुई है, और नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, वही पैदावार कैसी हो गई, वो फसल कम हो गई। तो क्या हुआ, गेहूं की पैदावार यानी उसकी मात्रा में परिवर्तन हो गया। और अन्य प्रदेशों में क्या हुआ होगा, वहाँ पर कहीं और अधिक गेहूं हुआ होगा या और भी अधिक कम हो सकता है। तो इससे क्या आएगा, आंकड़े जो होते हैं परिवर्तनशील होते हैं। इससे ये रिजल्ट मिल के आता है कि कभी भी आंकड़े जो होते हैं वो हमेशा बराबर या एक से नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सजातीय आंकड़े होने पर ही हम किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। सजातीय आंकड़ों से क्या मतलब है, जैसे कि किसी बच्चे के हमें विषय पता हो, जैसे एक बच्चे का एक विषय हमें हिंदी के नंबर पता हैं, किसी बच्चे के हमें जो है अंग्रेजी के नंबर पता हैं, किसी बच्चे के हमें विज्ञान के नंबर पता हैं, उससे क्या होगा, क्या हम उनसे निर्णय निकाल सकेंगे, नहीं निकाल सकेंगे। हमें तीनों बच्चों की एक ही विषय, किसी एक विषय, जैसे मान लीजिए गणित ही है, इसी के नंबर चाहिए होंगे, तीनों बच्चों के अलग अलग आंकड़े, तभी हम उनमें निर्णय निकाल पाएंगे कि इनमें से किसका अधिक है, कम है, या कौन अच्छा है पढ़ने में या कौन कमज़ोर है पढ़ने में। तभी हम उसमें किसी रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं पहुंच सकते। तो इससे रिजल्ट ये निकलता है कि जो आंकड़े होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, सजाती ही होने चाहिए। तीसरा नंबर क्या है, केवल एक आंकड़े से तुलना नहीं हो सकती, इसके लिए आंकड़े सदैव समूह में होने चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें किसी
बच्चे की जो है हमें लंबाइयों का जो है वो निकालना है, चार्ट बनाना है, तो किसी एक छात्र की लंबाई पता होने पर क्या हम उनका निर्णय निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें एक ग्रुप चाहिए होगा, कुछ बच्चों की लंबाइयों का हमें मालूम होना चाहिए मापन, तभी हम उसमें क्या कर पाएंगे? तुलना कर पाएंगे, कौन अधिक लंबा है, कौन छोटा है, या इनकी एवरेज लंबाई जो है, हाइट कितनी क्या कैसी है। तो इसलिए आंकड़े जो कैसे होने चाहिए? हमेशा समूह में होने चाहिए। नंबर 4, इसकी चौथी विशेषता क्या कहती है? कि संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन हम सांख्यिकी में कर सकते हैं। संख्यात्मक तथ्य जैसे कि अभी हमने कहा कि कभी मात्रा का होगा, कभी रनों का होगा, और कभी हमें किसी सामान, वस्तु या उनके मूल्यों में उनमें तुलना होगी। तो ये सभी कैसी चीज़ें हैं? ये संख्यात्मक हमें मिलेंगी। तो संख्यात्मक तथ्यों का ही हम अध्ययन सांख्यिकी में कर सकते हैं। जैसे कि जो संख्यात्मक नहीं है, मान लीजिए जैसे कि कोई क्वालिटी है, ईमानदारी है या मित्रता है या कोई और भी क्वालिटी है, उन सब चीज़ों का हम यहाँ पर मूल्यांकन नहीं कर सकते क्योंकि वो संख्यात्मक नहीं होती हैं। तो ये आपके सांख्यिकी आंकड़ों की विशेषताएं हैं जिनमें हमें ये चीज़ें कंपलसरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट है आंकड़ों का संग्रह। आंकड़ों का संग्रह हम कैसे करेंगे? किसी समस्या के अध्ययन के लिए सबसे पहले हमें आंकड़ों का संग्रह करना होगा। हमें अगर किसी निर्णय तक पहुंचना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इसमें क्या क्या आंकड़े हैं, तभी हम उसके बारे में पता कर पाएंगे। और उससे पहले हमें ये जानना होगा कि उसका उपयोग हम जो है किस लिए करेंगे। भाई आंकड़े तो हम तभी इकट्ठा करेंगे जब हमें पता होगा कि हमें इस समस्या का हल चाहिए। जैसे कि मान लीजिए परीक्षा में आप लोगों के जो अंक होते हैं, प्राप्तांक होते हैं, उनको हम लिखते हैं एक जगह से कायदे से, और फिर हम उसके बाद में उसका प्रयोग किस लिए करते हैं? आपकी उपलब्धि को जानने के लिए, यानी कि आपकी प्रोग्रेस को जानने के लिए कि आप में से, आपकी पूरी क्लास में से कौन सा बच्चा जो है वो बहुत अच्छा है पढ़ने में, फर्स्ट डिवीज़न में आने वाला है, या कौन ऐसा है जो फेल होने के काबिल है। ठीक है, और किसको जो है और मेहनत करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके के रिजल्ट को पाने के लिए तभी तो हम परीक्षा के अंकों को प्राप्त करते हैं, उनके आंकड़ों को हम पहले पाते हैं। तो इस तरीके से पहले हमें आंकड़ों का संग्रह करना होगा। अगला पॉइंट है आंकड़ों का संकलन। आंकड़ों का संकलन हमें कैसे करना है? हमें मात्र आंकड़ों से विशेष सूचना नहीं मिल सकती। जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं 10 विद्यार्थियों के गणित विषय के कुछ अंक लिखे हुए हैं, प्राप्तांक। ठीक है, तो वो किस तरीके से हैं? वो इस तरीके से लिखे हुए हैं निम्न प्रकार: 38 है, 42 है, 45, 40, 30, 50, 48, 26, 27, 32। तो ये जो अंक लिखे हुए हैं किसी एक विषय से, तो उनका कहना है कि पहले जो है आवश्यकता के अनुसार इनका संकलन करना होगा। ये मात्र हमें एक विषय का 10 विद्यार्थियों का डाटा मिल गया है, केवल मार्किंग मिली है, लेकिन इनका जो संकलन है, इनको जो सेट करना है कायदे से, वो इस तरीके से नहीं है। क्या इससे हम किसी निर्णय पे पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि कोई भी 10 विद्यार्थी है, उनका केवल मार्क लिखा हुआ यहाँ पर हमें पता ही नहीं है ये किसके मार्क्स हैं, कौन कैसा होगा, कैसे लिखेंगे इनको हम? इनके लिए हम एक टेबल बनाएंगे कायदे से। ये होता है संकलन करना। देखिए ज़रा, पहले हम 10 के नंबर लिखेंगे, उसके बाद उन सबके नाम लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर किसी का नाम आशीष है, किसी का नाम नेहा है, किसी का नाम पारुल है ना? तो इस तरीके से हम पहले नाम लिखेंगे इन बच्चों के, और नाम लिखने के बाद क्या करेंगे? 50 में से प्राप्त अंक, जैसे मान लीजिए इसको 38 मिले हैं, इसको 42 मिले हैं, इसको 45 मिले हैं, और ये सभी अंक हम इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि कौन सा बच्चा जो है इसमें से पढ़ने में बेहतर है और किसको और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। यानी आंकड़ों का संकलन भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि हमें कहीं से भी कुछ भी मिल गया और हम कैसे भी करके उससे कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। ये केवल नंबर हमें मिले हुए थे, लेकिन इनको जब कायदे से हम लिखेंगे नंबरिंग से, उनके नाम और उन नामों के सामने ही उन बच्चों के नंबर लिखेंगे उस विषय से संबंधित, तभी हम उसको कायदे से फाइंड कर पाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों, आंकड़े हमें मिल जाएंगे, लेकिन उन आंकड़ों को सुविधापूर्वक कैसे हम बना सकते हैं और आसान, ताकि जो हमें डाटा मिला हुआ है उसे हम और अच्छे से प्रयोग कर सकें। इसके लिए एक उदाहरण लेकर के चलते हैं
मान लेते हैं कि कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ बच्चों को दाल चावल पसंद है, कुछ बच्चों को केवल रोटी ही पसंद है। तो उनकी जो संख्या है उसके हिसाब से क्या करते हैं, यहाँ पर लकीरें खींच ली जाती थी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 12 स्टूडेंट हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बच्चे ऐसे हैं जो दाल चावल खाएंगे। तो इनको क्या किया, लाइन ऐसे खींच दिया और उनकी संख्या को हमने क्या किया, लिख दिया। रोटी खाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरीके से, और इनकी लाइनों की संख्या भी हमने लिख ली। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा असुविधाजनक है। तो इसको और आसान तरीके से समझने के लिए क्या किया गया, इसको कि सामग्री तो हमारी वही रही, भोजन हमारा वही रहा, लेकिन इसको लिखने के लिए हमने तरीका थोड़ा सा बदल दिया। ये देखिए, इस तरीके से ये 5-5 के ग्रुप में बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि जब अधिक संख्या होगी और इस तरह की लाइनें होंगी तो डिस्टर्ब करती हैं। तो देखिएगा ज़रा, 5 का ग्रुप 1, 5 का ग्रुप 1 और 2 अलग, 5 5 10 और 2 12। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 12 आ गई। जो रोटी लेने वाले बच्चों की संख्या थी वो कितनी हो गई, देखिएगा ज़रा, ये 5 का ग्रुप 1 बना दिया और 5 का एक ग्रुप बना दिया, और यहाँ पर संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। तो यानी कि हमारे पास जो डाटा मौजूद होता है उसको और सुविधाजनक बना करके आसान तरीके से टैली मार्क्स की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे सांख्यिकी के अंदर क्वेश्चंस को। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, आंकड़ों को व्यवस्थित करना। आंकड़ों को व्यवस्थित करना, आंकड़े जो होते हैं वो मूल रूप से हमें कैसे मिलते हैं, अव्यवस्थित ही मिलते हैं। कैसे अव्यवस्थित मिलते हैं, जैसे मान लीजिए हमने नंबर लिए किसी सब्जेक्ट के बच्चों के, तो क्या होता है, कभी कम होते हैं और कभी वो ज़्यादा होते हैं, फिर उसके बाद में कम हो जाते हैं और उसके बाद में फिर ये ज़्यादा हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके के हमारे पास आंकड़े आते हैं जो कि व्यवस्थित बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इन्हें हम क्या कह देते हैं, इन्हें हम अवर्गीकृत या कच्चे आंकड़े भी कहते हैं। तो इनके 2 तरीके हैं व्यवस्थित करने के। पहला क्या दिया हुआ है, आरोही या अवरोही क्रम में लिख करके व्यवस्थित कर सकते हैं। आरोही क्रम यानी छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा के लिए क्या करेंगे, इनको हम इस तरीके से लिख देंगे। देखिए 15 28, उसके बाद 35, फिर 40, फिर 42, तो इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। ये आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं, ये केवल एक एग्जाम्पल है जस्ट, है ना। तो यहाँ पर आंकड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, या कुछ और भी हो सकती हैं संख्याएं। अवरोही क्रम में क्या होगा, यानी कि हम बड़े से छोटे की ओर भी आंकड़े अपने लिख सकते हैं। इनका भी प्रयोग हम कर सकते हैं जानकारियों को प्राप्त करने के लिए। दूसरा तरीका क्या है आंकड़ों को वर्गीकरण के लिए, देखिए ज़रा, एक गुणों के आधार पर है और दूसरा वर्ग अंतराल के आधार पर है। गुणों के आधार पर किस तरीके का आंकड़ा, जैसे मान लीजिए गुण यानी कि एक तरीके का काम। जैसे मान लीजिए जनसंख्या लेते हैं, हम जनसंख्या लेते हैं तो जनसंख्या के आंकड़े कैसे हो सकते हैं, देखिए ज़रा, प्रदेश की जनसंख्या अलग हो सकती है, शहर की अलग हो सकती है, गांव की अलग हो सकती है। यहाँ पर ये जगह तो अलग अलग दे दी इन्होंने, लेकिन जो गुण है इसका, किस बारे में जानकारी चाहिए हमको, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के बारे में, और वो तीनों से ही संबंधित है सेम। इसका गुण क्या है, हमें जनसंख्या के बारे में पता करना है। तो एक तो हो गया गुणों के आधार पर। दूसरा हम कैसे कर सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं हम वर्ग अंतराल के आधार पर। मान लीजिए हमारे पास 0 से लेकर के 100 तक के आंकड़े हैं, 0 से 100 तक के आंकड़े हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्याएं हो जाएंगी। कभी 85 भी आएगा, कभी 25 भी आएगा, कभी 95 भी आएगा। तो इनको हम वर्गीकृत करने के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पर इस तरीके का वर्ग अंतराल बना लेंगे। और वर्ग अंतराल में जैसे 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, इस तरीके से हम इनके वर्ग अंतराल बना देंगे। और वर्ग अंतराल बनाने के बाद में इनके बीच में जहाँ 0 से 20 के बीच में जो भी आंकड़े या जो भी संख्याएं आती होंगी हम उनको लिख लेंगे और उनको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सांख्यिकी आंकड़ों के बारे में बच्चों इसका बेसिक पूरा समझा दिया है हमने कि इस अभ्यास में क्या क्या चीज़ें प्रयोग होने वाली हैं, किस तरीके से हमें सवालों को हल करना है, आंकड़ों को किस तरीके से हमें प्राप्त करना है। तो चलिए लगाते हैं इसके अभ्यास के सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है ये, किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्न तरीके से ज्ञात की गई है। ये बच्चों लिखी हुई हैं संख्याएं 10 परिवारों के सदस्यों की। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें क्या करना है, ये जो दिए हुए आंकड़े हैं इन्हें केवल और केवल आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देना है। तो आंकड़ों का आरोही क्रम, आंकड़ों का आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े की ओर संख्याएं। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है हमको, 2, तो 2 लिख देते हैं।
उसके बाद देखिए ज़रा 3 और 3, 3 और 3, इनको हम कट इसलिए कर रहे हैं बच्चों क्योंकि ये फिर कंफ्यूज करेंगे हमें कि कौन सी संख्या लिख चुके हैं हम और कौन सी संख्या हमारी रह गई है, इसलिए हम इनको कट कर दे रहे हैं। देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद देखिए 4 है हमारे पास, एक 4 के बाद में कितना है 5 1 टाइम, फिर देखिए 6 और 6 2 बार दिया हुआ है, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, उसके बाद में क्या दिया हुआ है 7 है, 8 है और 9 है, 7 8 लास्ट 9, ये होगी हमारी 10 संख्या। ये आपका आंकड़ों का आरोही क्रम आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए। हमें कुछ आंकड़े यहाँ पे दिए हुए हैं और इन्हें केवल हमें आरोही क्रम में सेट करना है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे छोटा अंक क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए 2 है हमारे पास, कितना 2, 2 के बाद कौन है, क्या यहाँ पर 3 है, नहीं है, यहाँ पर 4 है, 4 के बाद में कौन है, यहाँ पर 6 है, 6 के बाद कौन है 8, 8 के बाद देखते हैं, 8 के बाद में 9 है, देखिए ये देखिए लास्ट में दिया हुआ है 9, 9 के बाद कौन आ गया 12, 12 के बाद क्या है 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24, उसके बाद 25, 25 के बाद कौन है 25 के बाद 29 है, 29 के बाद देखिएगा ज़रा 32, 37, 42 और 44, ये आपके आरोही क्रम, छोटे से बड़े की ओर आरोही क्रम में सेट हो चुके हैं सभी आंकड़े। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांक का प्रतिशत निम्नवत है। ये हमें प्रतिशत दिए हुए हैं, कितने 10, ये 10 आंकड़े हमें दिए हुए हैं। कह रहे हैं आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, किसमें अवरोही क्रम में। अब हमें अवरोही क्रम में लिखना है, यानी बड़े से छोटे की ओर आंकड़ों का अवरोही क्रम। देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कहाँ होगी, 6 5 4 7, यानी कि 7 वाली जो लाइन है वो सबसे बड़े अंक हैं, यानी कौन कौन है 73 75 और 74। तो सबसे बड़ा कौन हो गया हमारे पास 75 आ गया, उसके बाद देखिए 74, 74 और उसके बाद 73। इसके बाद देखते हैं 60 की लाइन है 67 62 61, यानी कि ये आएगा, उसके बाद ये और उसके बाद ये। नेक्स्ट अब है हमारे पास 5 की लाइन 57 और 55, आगे है कितना 42 और सबसे लास्ट में कितना है हमारे पास 33, ये देखिए 33। तो ये हमारे 10 आंकड़े हैं या नहीं, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपके बच्चों आंकड़ों का अवरोही क्रम। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहे हैं, मनरेगा में काम करने वाले व्यक्ति हैं 20, उनके द्वारा एक महीने में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ पर लिखी हुई है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखो। तो पहला काम हमें क्या करना है, इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखना है और ज्ञात करना है कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया। 2 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो पहला इन्हें हम अवरोही क्रम में लिखते हैं। ये आपका आ गया क्या, अवरोही क्रम आंकड़ों का, ये आपका अवरोही क्रम है, बड़े से छोटे की ओर संख्याएं लिखी हैं। अब इनका दूसरा सवाल क्या था कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किया। 10 से कम वाले ज़रा देख लेते हैं हम लोग, देखिए ज़रा 11 तक तो ये 10 से ऊपर हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7 व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किया, 10 दिन से कम काम किया। ये आपके दोनों उत्तर आ चुके हैं बच्चों। ये आपका 4A अभ्यास आपका कंप्लीट हो चुका है सांख्यिकी का। इसमें अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है सवालों में तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। सवालों को लगाइए, समझिए इसको पूरी तरीके से और
वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको ये समझ में आते हैं सवाल, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।